अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएम की सूरत हाल के ऊपर ही। 6 दिसंबर को पीडीएम की एक अहम बैठक लगने जा रही है। उस हवाले से बताया ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है और तवक्को भी की जा रही है कि वाज़ेह तौर पर कोई हुकूमत के मुखालिफ जो है एक पॉलिसी बनती हुई हमें नज़र आएगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो इजलास पीडीएम का हुआ था और स्टैंडिंग कमेटी का भी इजलास उससे पहले हुआ, जिसके अंदर हुकूमत मुखालिफ कुछ ताजावीज़ तैयार की गई थी, जिसके ऊपर पीडीएम ने अहम फैसले लेने थे। मगर पीडीएम की जब वो बैठक हुई तो उसके अंदर यही फैसला किया गया कि मजीद यानी कि जो 6 दिसंबर को इजलास होने वाला है उसके अंदर हुकूमत मुखालिफ जो है पॉलिसी है उसका लाहे अमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा, वाज़ेह पॉलिसी जो है जिसको अपनाया भी जाएगा। देखना अब यह है कि पीडीएम जो खुद से ही मुत्तहिद हो नहीं पा रही, बज़ाहिर तो इस तरह से मुत्तहिद हमें नज़र आती है मगर वाज़ेह तौर पर पॉलिसी नहीं अपना रही। कहाँ पर अबहम है, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, कौन सी सियासी जमात पीडीएम के अंदर पीछे जाती हुई नज़र आ रही है और कौन सी फ्रंट पे रहकर खेलना चाहती है, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे हुकूमत को चौथे साल में चूँकि अभी दाखिल हो चुकी है, इलेक्शन की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी और सारी हैं और इस हवाले से हमने देखा कि काबीना इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा को और मशीरों को हिदायत भी की है कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी पॉलिसी बनाती हुई हुकूमत अब हमें नज़र आती है। बारहा वज़रा ये कह चुके हैं कि अब हम अगले इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले पहले जो हमने हमारा जो मंशूर था जिसके ऊपर हमने वोट लिए हैं अवाम से और जिनके ऊपर हमने कैंपेन चलाई थी इससे पहले, उन तमाम चीज़ों को हमने अपने 5 साल टेन्योर के अंदर मुकम्मल करना है और फिर से अगले इलेक्शन में जाना है। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास के अंदर अपने वज़ीरों को हिदायत भी की हैं कि वो अपने हलकों के अंदर जलसों और जो रैलियों का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाए। इसके साथ साथ तीसरे और एक अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमने देखा कि आज फिर से इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज होने जा रहा है। उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स की जानिब से ये किया जा रहा है। ये तमाम तर क्या मामला है, किस ऑर्डिनेंस के ऊपर ये तमाम जो मामला है ये हुआ है, इसका पस मंज़र क्या है, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं राना फरहान असलम। राना साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। पहले सवाल जो है, पहले मौजू के ऊपर हम आते हैं, पीडीएम के हवाले से ही, पीडीएम की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमने देखा कि पीडीएम के ऊपर हमने अबहम भी एक बाकी है, इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इजलास होता है, फिर एक नई तारीख दे दी जाती है तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। आपको लगता है कि इस बार जो 6 दिसंबर को होने वाला जो पीडीएम का जो इजलास है वाकईन कोई फैसला कुन होगा? जी शुक्रिया रज़ा। बिल्कुल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना था, 9 सियासी जमातें इसमें मौजूद थी, इसका हिस्सा थी, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी इसका शुरुआत में इसका हिस्सा थी, जमीयत उलमा इस्लाम और महमूद खान अचकज़ई की पार्टी थी, आफ्ताब शेरपो। तो इन सारी जो जो एक पॉलिटिकल इत्तेहाद एक अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ बनाया गया था, उसके उसके उसका उसके मकासद जो थे वो तय किए गए थे। 26 नुकात थे जिस पर इत्तेफाक किया गया था। लेकिन जूँ-जूँ वक़्त गुज़र रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के माबैन भी हमें कुछ इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो देखने में आ रहे हैं। गुज़िश्ता इजलास जो हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसकी स्टीयरिंग कमेटी का एक एक सरबराही इजलास है, एक रोज़ कबल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कुछ तजावीज़ और जो सिफ़ारिशात थी वो मुरतब की गई थी, जिन्हें अगले ही रोज़ सरबराही इजलास में जो है वो पेश किया जाना था और उस सरबराही इजलास में उनकी हतमी मंजूरी के हवाले से जो है वो फैसला किया जाना था। लेकिन जो गुज़िश्ता सरबराही इजलास पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुआ वो बेनतीजा ही वो ख़त्म हो गया। उसका उसके उसके उसमें कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के हवाले से, अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और जो एहतजाजी तहरीक थी उसके हवाले से भी अमूर उसमें ज़ेर बहस आए। जो बड़ी जो सियासी जमातें थी, जो जो मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, उसके अलावा जो इसका हिस्सा हैं छोटी सियासी जमातें, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की सतह पर जो है वो एहतजाजी तहरीक में उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर रही जिस तरह से इसको करना चाहिए। तो इस पर मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से भी वज़ाहत की गई कि मुस्लिम लीग नून अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। लेकिन उस इजलास में कोई इत्तफ़ाक़ राय से कोई फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि हम सुन रहे थे कि जो पिछला सरबराही इजलास था उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से और बिलख़ुसूस वो जो कानून साज़ी है, जो बिल असेंबली से पास करवाया गया, उस हवाले से
सुप्रीम कोर्ट में उन बिल को चैलेंज किए जाने के हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाना था। लेकिन उस इजलास में इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया और चीज़ों को जो है वो 6 दिसंबर के जो पाकिस्तान क्रेटिक मूवमेंट का इजलास है, उस तक फैसलों को जो है वो मौखर कर दिया गया। तो अब मुशावरती अमल जो है वो जारी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो हिस्सा है सियासी जमातें, उनकी उन वो अपनी पार्टी की सतह पर उनके माबैन जो है वो मुशावरत का अमल जारी है और 6 दिसंबर के जो इजलास है 6 दिसंबर को मुनक्किद होने जा रहा है, उसके अंदर उन अच्छा, आपको पार्टी की आपको मिसाल लगता है कि पीडीएम का ये जो 6 दिसंबर को होने वाला एक अहम इजलास है, जिसको पीडीएम कह रही है कि काफ़ी अहमियत का हामिल भी होगा, आपको लगता है कि हुकूमत मुखालिफ कोई ऐसी पॉलिसी अपना ली जाएगी, चाहे वो लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, धरनों की सूरत में हो, या फिर निज़ाम से अलहदगी की जो बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती आई है, खसूसन उनके कुछ वज़रा और कुछ क़यादत की भी किसी हद तक हम बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है वाक़ई, या फिर वही होगा कि मीटिंग होगी और फिर एक अगले इजलास के लिए एक तारीख दे दी जाएगी? देखिए जी, जो एहतजाजी तहरीक है हुकूमत के खिलाफ और जो लॉन्ग लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में इस इजलास में मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ चीज़ें जो है उन पर हतमी राय दे दी जाए और उसकी कोई तारीख जो है वो उसका ऐलान कर दिया जाए कि फ़लाँ तारीख को जो है वो लॉन्ग मार्च लाहौर से पीडीएम के ज़रिए तमाम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगा। दूसरी जो बात है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उस पर जो मुस्लिम लीग नून है, उनकी जानिब से भी और कुछ और जमातें भी हैं, उनकी जानिब से भी इसकी मुखालफत की जा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं। और उसके अलावा जो बिलों को चैलेंज करने के हवाले से हैं, उस पर भी जो है वो अबहम है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत जो है, वो भी इस पर मुत्तफ़िक नहीं है। कुछ कानूनी जो है वो कानूनी और आइनी जो मसाइल हैं, वो दरपेश हैं इसके हवाले से। तो इस पर भी अभी मुझे नहीं लगता कि शायद इस इजलास में कोई इस हवाले से हतमी जो है वो हिकमत अमली जो है वो वज़ा कर लीजिए। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, उस पर मुशावरत भी चल रही है और इस आइंदा इजलास में हमें उम्मीद भी है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और जो एहतजाजी तहरीक है उसको मज़ीद उसमें तेज़ी लाने के हवाले से और हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक करने के हवाले से भी जो है फ़ैसले कर लिए जाएँगे। दीगर जो मामलात हैं उन पर इत्तफ़ाक़ राय जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत के माबैन नहीं हो जाता, उनकी 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 जानिब से इत्तफ़ाक़ राय और कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मेरा नहीं ख़्याल कि इस चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ पाएँगी। क्योंकि अब ये आखिरी साल है, इलेक्शन की तैयारियाँ भी हैं और फिर ये इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद है, मेरे ख़्याल में ये इंतख़ाबात से कबल जो है इसका इंतख़ाबात तक इसका रहना भी जो है वो गैर फितरी होगा। क्योंकि इंतख़ाबात में हर सियासी जमात ने जो है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म से हिस्सा लेना है। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये सिर्फ़ इस हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तक ही जो है वो तो आपको आपस में आपको इनका फिर लगता है कि पीडीएम जिस मकासद के लिए बनी थी, हमें तो वो तो होती हुई तकमील नज़र नहीं आई। इनका तो यही बयानिया रहा था कि हमने हुकूमत को टफ़ टाइम भी देना है और क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की बातें भी होती रहीं, हुकूमत को चलने नहीं देना, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना है। तो वो मकासद तो ये पूरे नहीं कर सके हैं और बल्कि उल्टा ये हो चुका कि पीडीएम खुद ही तक़सीम हो गई है और अपनी ही अपोज़िशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर पीडीएम इलेक्शन से पहले यकीनी तौर पर हर सियासी जमात ने अपने प्लेटफ़ॉर्म से लड़ना है, तो फिर पीडीएम को आवाम यही समझेगी कि ये पाकिस्तान डिले मूवमेंट थी, एक नाकाम अपोजिशन थी, जो जैसा कि हम सुनते भी हैं कि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें निकम्मी अपोजिशन मिली है। रज़ा देखें, हर सियासी जमात का अपना मंशूर है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। तो उन्होंने अपने उस मंशूर के मुताबिक चलना है। ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बना हुकूमत हुँ। मुखालिफ। क्योंकि जो सियासी जमातें इस सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए एक जुज़ वक़्ती आप इसको कह लें कि एक इत्तेहाद कायम किया कि हुकूमत को हुकूमत मुखालिफ जो है वो एक तहरीक चलाई जाए, पार्लिमान के अंदर भी हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए और पार्लियामेंट से बाहर भी जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक मौसर तहरीक जो है उसको उसका जो है वो आगाज़ किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो है ये एक
जो अपोजिशन सियासी जमातें थी उनका जो है वो इत्तेहाद बना था। लेकिन अब जो इंतखाबात का वक़्त करीब आ रहा है, मेरा नहीं ख़्याल कि ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि हर सियासी जमात ने अपना मंशूर लेकर अवाम में जाना है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम मैं नहीं समझता कि कभी भी मुस्लिम लीग नून के लिए वोट माँगेगी। मुस्लिम लीग नून को अपने लिए वोट खुद माँगना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करनी है। इसी तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुतहद्दा अपोज़िशन का हिस्सा है पार्लिमान के अंदर, तो वो अपने लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएँगी। वो किसी सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात के लिए इलेक्शन कैंपेन क्यों चलाएँगे वो? तो ये गैर फितरी इत्तेहाद था, जो जुज़ वक़्ती तश्कील दिया गया, और अब जो इलेक्शन करीब आ रहा है, तो इस इत्तेहाद के माबैन भी जो है वो दरारें पड़ती जा रही हैं। क़यादत के माबैन जो है वो फ़ैसलों पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं किया जा रहा। मामलात जो हैं उन पर इख्तिलाफ़े राय किया जा रहा है। इजलास जो गुज़िश्ता इजलास थे, उसकी अंदरूनी कहानी भी यही थी कि उस इजलास में भी जो है वो कायदीन की जानिब से बड़ी सियासी जमातों पर खुलकर तनकीद की गई। उनके किरदार के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, और पंजाब को बिलख़ुसूस पंजाब को लेकर मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि आपका पंजाब में आपकी अक्सरियत भी है, आपने रूल भी किया, और आपका आपका वोट बैंक भी है पंजाब में। लेकिन आपकी जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा जो किया जाना चाहिए था। तो बहरहाल अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं अच्छा, आपको वो लगता अपने है कि मंतक़ पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाक़ई जिस तरह के हम बयानात देखते हैं उनकी क़यादत की जानिब से दिए जाते हैं क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात के, आपको वाक़ई उनका जो बयान है ये हकीकत पसंदाना लगता है, या वाक़ई मुस्लिम लीग नून खुद संजीदा है कि वो क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात चाहते हैं, या फ़कत एक बयान की हद तक है ये बात? देखिए जी, इंतख़ाबात क़ब्ल अज़ वक़्त हों या वक़्त पर हों, उसकी बहरहाल तैयारी तो हर सियासी जमात ने करनी है। हुँ। मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी सियासी जमात हो, वो इस वक़्त अब तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। अब जो तहरीक आएगी या जो लॉन्ग मार्च आएगा, वो एक एक तरह से इंतखाबी एक मुहिम का आगाज़ होगा। या अब हुकूमत की जानिब से भी अब उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तो इसलिए अपोज़िशन की जानिब से जो बयानात हैं, देखिए अपोज़िशन ने तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कानून साज़ी जो अमल में आई, या जो भी इक़दामात गुज़िश्ता 4 सालों में इस हुकूमत की जानिब से किए गए, उन पर तनकीद भी करनी है, उनके नकाइस को भी उजागर करना है, और उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने अवाम के पास वोट माँगने के लिए भी जाना है। तो अपोज़िशन जो है उसने तो अपना अपना एक जो हिस्ब इख्तिलाफ वाला किरदार है उसको अदा करना है, वो बयानात की शक्ल में हो, तहरीक की शक्ल में हो, या कोई अमली इक़दामात की शक्ल में हो। बहरहाल वो उसने अपनी इस तहरीक को जो उसमें जान डाले रखनी है, हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उनकी जमात के हवाले से जो देखने में आ रही हैं चीज़ें, उ उस हवाले से तो अपोज़िशन तो अपने इस एजेंडे पर कारबंद है। उनको तो देखिए, वो तो एक उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी अपोज़िशन हो, उसकी जानिब से हुकूमत पर तनकीद, हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ महाज़-आराई, मतलब यही देखने में माज़ी में भी हमने यही देखा। चाहे वो पार्लिमान है, पार्लिमान से बाहर है। अवामी हमायत हासिल करने के लिए अपोज़िशन जो है वो हर वो काम करेगी जिससे हुकूमत की कारकर्दगी को जो है वो उसके खिलाफ अवाम की हमायत हासिल की जा सके। अच्छा, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इन तमाम तर सूरत हाल में क्या ऑप्शन जो है वो अवेल करेगी? अगर पीडीएम में ये ऐलान हो जाता है लॉन्ग मार्च का या फिर धरने का, या फिर इस्तीफ़ों से मुतलिक हो जाता है, तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर पीपल्स पार्टी आपको किस पोजीशन में खड़ी हुई नज़र आएगी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो उनकी तो पीडीएम से जो अलहदगी की वजह बनी, वो भी यही था कि वो ये चाहते थे कि इन हाउस हुँ। तब्दीली लाई जाए, या पार्लियामान के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। तो उनका तो शुरू दिन से ये मुतालबा रहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दीगर जो सियासी जमातें थी वो उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं थी, जिस पर वो पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलग हो गई। तो अब पार्लियामान के अंदर जो है वो जॉइंट अपोज़िशन जो बनी है, उसका पीपल्स पार्टी हिस्सा है। कानून साज़ी हो या पार्लियामान के दीगर जो मामलात हैं, उस हवाले से अगर अपोज़िशन कोई लाहा अमल तरतीब देगी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। लेकिन लॉन्ग मार्च हो या एहतजाजी तहरीक हो या अवामी राब्ता मुहिम हो, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग मौक़िफ़ है। वो अपने पे पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो
अब अलग पार्टी अपने अलग से अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से जो है वो एहतजाज हो या जलसे हो या रैलियां हो, वो अलग से अपनी तहरीक को जो है वो चलाए हुए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है, जो लॉन्ग मार्च है, उसमें अभी तक पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में उनका कोई मेंबर नहीं है, तो इसलिए उनके साथ इस हवाले से कोई मुशावरत ना की जा रही है, ना वो इस अमल का हिस्सा है, ना ही पीडीएम के इजलास में उनकी जानिब से कोई नुमाइंदगी मौजूद होती है जिसके साथ ये मामलात तय किए जाए या कोई किसी भी सतह पर जो है वो इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। तो पार्लियामान के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ है, लेकिन पार्लियामान के बाहर जो है जो पीडीएम है उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्योंकि पीडीएम से अलग हो चुके हैं और इस हवाले से पीडीएम की जो क़यादत है, उनकी जानिब से उनको वापस पीडीएम में लाने के हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। तो इसलिए लॉन्ग मार्च में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के साथ होगी। पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा या कोई भी अपोजिशन की जानिब से कोई जो है वो लाएअमल तरतीब दिया जाएगा, तो उसमें पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। पार्लियामेंट से बाहर जो है उसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं होगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें कि जब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन में थे तो काफ़ी धरनों की सियासत उन्होंने की है, जलसों की सियासत उन्होंने की है, और यही जो जमातें आज अपोजिशन में हैं, इन्होंने उनकी इस पॉलिसी के ऊपर काफ़ी उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है कि आपने मुल्क का पहिया भी जाम कर दिया है। अगर पीडीएम 6 दिसंबर को लॉन्ग मार्च या धरनों की जानिब जाती है तो फिर ये भी तो वही पॉलिसी अपनाएंगे। माशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, आम हालात के भी वैसे नहीं है। अगर ऐसी तमाम सूरत हाल के ऊपर लॉन्ग मार्च या धरनों का ऐलान हो जाता है तो मुल्की मीशत का जो मज़ीद जो पहिया है वो तो मज़ीद जाम हो जाएगा। तो हमने क्या सियासी तौर पर हमारे सियासतदानों ने इन तमाम तर चीज़ों से कुछ नहीं सीखा? देखिए रज़ा, माशी पहिए की अगर बात की जाए तो उस पर तो हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। अपोज़िशन ने तो देखिए अपोज़िशन करनी है, उन्होंने तो हुकूमत को टफ़ टाइम देना है। हुकूमत के हर काम को उन्होंने अवाम के सामने ले जाकर अवाम की अदालत में रखना है कि हुकूमत ने ये काम भी गलत किया, ये भी काम गलत किया, ये पॉलिसीज़ गलत बनाई, ये कानून साज़ी गलत की, हम मुल्क के मफ़ाद में नहीं, अवाम के मफ़ाद में नहीं। उनकी जानिब से तो उन्होंने तो सिर्फ़ प्रचार करना है। सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से क्या किया गया अवाम के मसाइल के हल के लिए? अगर हुकूमत गुज़िश्ता साढ़े 3 सालों में अवाम के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करती, महँगाई पर काबू पा लिया जाता, बेरोज़गारी को जो है उसके मसले को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता, मुआशी बदहाली जो है उस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करके उसको काबिल अमल पॉलिसी जो है वो मुतारफ़ करवा दी जाती, तो शायद अवाम अपोज़िशन के साथ ना होते या अपोज़िशन को भी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का मौका ना मिलता। लेकिन हुकूमत अपोज़िशन की तो हर दौर में अपोज़िशन ने तो जो है वो तनकीद करनी है हुकूमत के मुखालिफ अवामी हमायत हासिल करने के लिए उन्होंने हर सियासी हरबा जो है वो उसको आज़माना है, जो ये अपोज़िशन भी अपना रही है। और माज़ी में भी जब इमरान खान खुद अपोज़िशन में तो उन्होंने भी जो है वो धरने की सूरत में अवामी हमायत हासिल की और हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक महाज आराई की। तो इस लेकिन अपोज़िशन एक ने भी तासुर ये भी तो है कि जो पीडीएम जो है जितनी भी तमाम जो तहरीकें जो चला रही हैं, एक तासुर ये भी दिया जाता है कि अपने केसेस के हवाले से रिलीफ लेने के लिए बातें की जा रही हैं या अपनी क़यादत के हवाले से रिलीफ लेने की बातें की जा रही हैं। अगर उसी तरह अवामी कोई तहरीक होती तो वाज़ेह पॉलिसी अपना लेते, जो कि अभी अमल होती हुई हमें नज़र भी आती। देखिए केसेस तो अदालत में है रज़ा, उसका तो अवामी तहरीक से या एहतजाजी तहरीक से मैं नहीं समझता एक कि कोई प्रेशर बराह ग्रुप की रास्त हैसियत आए। से। अब प्रेशर देखिए, प्रेशर तो गवर्नमेंट पे बिल्ट किया जा सकता है ना इस तहरीक के तहरीक को लेकर। अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्ग मार्च करती है या तो एहतजाजी रैलियां या जलसे या जो भी उनकी हिकमत अमली होगी वो उस पर अमल पैरा होती हैं, तो वो तो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। अदालतें जो है वो तो उन पर तो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी चंद हो रोज सकता पहले है भी मौजूदा उन्होंने बड़े वाज अपोजिशन भी किसी न्यूट्रल अंपायर की उंगली का इंतजार कर रही हो अगर लॉन्ग मार्च की पॉलिसी अपनाएगी तो। हाँ जी, बिल्कुल जी, एम्पायर तो हमारी पॉलिटिक्स में जो है गुज़िस्ता चंद सालों से बड़ी अहमियत हासिल कर चुकी हैं। तो एम्पायर की उँगली अगर उठ जाए तो शायद हो सकता है अपोज़िशन को भी रिलीफ़ मिल जाए और हुकूमत जो है वो भी उसको भी फेस सेविंग जो है वो मिल जाए। बहरहाल ये सब क़यास आराइयाँ हैं रज़ा। हम्म। हुकूमत जो है अब आखिरी 1.5 साल में हुकूमत
क्या लाहे-अमल अपनाती है, क्या हिकमत अमली अपनाती है कि वो आइंदा इलेक्शन में दोबारा से अवाम से वोट माँगने की हकदार हो और अच्छा, अवाम हुकूमत से एक वोट तरफ ले। ये भी कहती है कि मौजूदा जो अपोजिशन है, बिलखसूस अगर पीडीएम के हवाले से बात करें तो हमें वुज़रा ये कहते हैं कि बड़ी निकम्मी अपोजिशन मिली है हमें, हमारी ये खुशकिस्मती भी है। इस हवाले से हम ये भी देखते हैं कि जब काबीना इजलास होता है तो अपोजिशन से निमटने के लिए पॉलिसी और एजेंडा है वो भी काबीना इजलास के अंदर शामिल होता है। अगर इतनी ही निकम्मी है तो फिर उसको डिस्कस ही क्यों किया जा रहा है? आपको लगता है कि वाक़ईन पीडीएम की तहरीक से मुतल्लिक जो 6 दिसंबर को एक अहम इजलास होने जा रहा है, उस हवाले से कुछ हुकूमत भी घबराहट का शिकार है? देखिए जी, अपोज़िशन हर दौर में निकम्मी होती है। उसकी वजह है कि हुकूम अपोज़िशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है ना। हुँ। इख्तियारात तो तमाम हुकूमत के पास हैं। तो अगर वफ़ाकी काबीना में अगर बैठकर अपोज़िशन को डिस्कस किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती वज़रा की नालायकी है कि वो बजाय काबीना इजलास में जो है वो बैठकर हुकूमत अपनी कारकर्दगी को जो है वो डिस्कस करती है। अपनी कारकर्दगी और बिलख़ुसूस जो अवाम के मुस्तक़बिल के हवाले से, अवाम के मसाइल के हवाले से जो चीज़ें हैं, उनके उनके हल के हवाले से जो है वो डिस्कशन जो है वो काबीना इजलास में की जाती है। अब अलमिया ये है कि हमारी हमारी जो हुकूमत है उसकी उसकी जो काबीना है वो काबीना इजलास में भी प्राइम मिनिस्टर को अपने ट्वीट्स जो है वो दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी मैंने फलां अपोजिशन जो लीडर थे उनकी उनके बयान पर मैंने ये ट्वीट किया और मेरा ये ट्वीट जो है इतना रीट्वीट हुआ और इसको इतना जो है वो लाइक किया गया। मतलब ये चीज़ें जब आपकी काबीना इजलास में इस तरह की चीज़ें डिस्कस होंगी और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो ट्वीट्स को जो है वो बुनियाद बनाकर बताई जाएगी तो हुकूमत फिर किस तरह से अवामी मसाइल हल करेगी? हुकूमत तो खुद पहले दिन से डिफोकस है। तो अपोज़िशन जो है उन्होंने तो सिर्फ़ पॉइंट स्कोरिंग करनी है। अपोज़िशन हर दौर में देखिए अपोज़िशन के हाथ में कुछ नहीं है। हुकूमत के पास सब कुछ है, इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है, सब कुछ हुकूमत के पास है। तो हुकूमत ने अवामी मसाइल हल करने हैं, अपोज़िशन जो किरदार अदा कर रही है, उसने अपना किरदार इसी तरह से अदा करना है। उसमें मज़ीद तेज़ी आ सकती है, लॉन्ग मार्च का जो है वो ऐलान किया जा सकता है, पहिया जाम किया जा सकता है, ये सारे ऑप्शंस तो अपोज़िशन के पास हैं। हुँ। और हुकूमत जो है उसको तो अपोज़िशन को भी उसने टैकल करना है, अवामी मसाइल के हल के लिए भी उसने जो है एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो तरतीब देनी है जो कि अभी तक नहीं दी जा सकी। हुकूमत माज़रत के साथ पिछले साढ़े 3 पौने 4 साल का अरसा जो गुज़रा है, उसमें उसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत मायूस कुन है। सिवाय ज़ुबानी जमा खर्च के जो अवाम को जो पीटीआई की जो पॉलिसीज़ थी उसके समरात जो अवाम तक डिलीवर होने थे वो आज तक नहीं हो सके। अब के आखिरी कारकर्दगी अगर तसल्ली बख्श है या नहीं है इसका फ़ैसला तो यकीनी तौर पर आवाम ने ही करना है, मगर इसके साथ-साथ मौजूदा जो हालात हमें नज़र आते हैं, भूख से मुतल्लिक, अफलास से मुतल्लिक हम ये देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। ये चैलेंजेस हैं जिसका एतराफ़ खुद हुकूमत भी करती है। हमने देखा कि काबीना इजलास के अंदर ये बातें भी की जाती हैं कि इलेक्शन के लिए वज़रा को हिदायत की गई हैं कि अपने अपने हलकों के अंदर आप जलसे भी करें, हुकूमत के बयानी से मुतल्लिक बताएं कि इक़दामात जिनका वादा किया गया था वो हमने कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं वो हम कर लेंगे 5 साल से पहले पहले। आपको लगता है इस कारकर्दगी के साथ मौजूदा हुकूमत के एमएनएज़ वज़रा जब अपने हलकों में जाएंगे तो आवाम का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए जी, अभी गुज़िश्ता दिनों जो पार्लिमान का मुश्तरका इजलास था जिसमें कानून साज़ी के हवाले से इत्तेहादियों ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और वो कानून साज़ी की हिमायत में जो है अच्छा उन्होंने राना साहब, वोट करने इस का। नुक्ते के ऊपर हाँ जी। तफसील से बात करेंगे, मगर यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि काबीना इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है अपने वज़रा को कि अपने अपने हलकों में जाएँ और आवाम को हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक बताएँ और अगले इलेक्शन के लिए जो मैदान है उसको हमवार किया जाए। तमाम अमूर के ऊपर हम बात करें, हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है सीनियर सहाफ़ी हैं राना फरहान असलम साहब। राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि वही नुकता जो ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने रखा कि हुकूमत आवाम को कन्विंस कर पाएगी अब तक की कारकर्दगी के हवाले से और अगले इलेक्शन के लिए अपना मैदान हमवार कर पाएगी? जी, रज़ा बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो अब खुद भी पंजाब में इन एक्शन आ रहे हैं। क्योंकि हुँ। अब इत्तेहादियों की जानिब से भी और कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पार्टी के जो अरकान हैं, उनकी जानिब से भी पंजाब के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार, उनकी कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो है वो ऐलान किया है
आपने काबीना इजलास में वज़रा को भी जो है वो हदायत जारी की है कि वो पंजाब में और दीगर सूबों में जो है वो जलसों का जो है वो सिलसिला शुरू करे, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से अब टाइम भी कम रह गया है आम इंतखाबात के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपोज़िशन के साथ-साथ जो तमाम सियासी जमातें हैं उन्होंने भी जो है वो अवाम से रुजू करना है। तो हुकूमत भी अब जो है वो अपनी कारकर्दगी को लेकर अवामी अदालत से रुजू करने का जो है वो फैसला किया है, और वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब से जो है वो इसका स्टार्ट जो है वो लेना है, और काबीना इजलास में जो 3 जो है वो वज़रा हैं उनको उनको जो है वो ये टास्क सौंपा गया है। शुमाली पंजाब के जो हेड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो सदाकत अब्बासी, उनको कहा गया है। इसी तरह जनूबी पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और पंजाब के जो गवर्नर हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, उनको ये टास्क सौंपा गया है कि वो इन तीनों सेंट्रल पंजाब, शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब, यहाँ पर बड़े जलसों का इनेकाद करें, जिन जलसों में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो शिरकत करेंगे, और वो अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी आगाह करेंगे। और इसके बाद इन तीनों जगह पर जो है वो जलसों के बाद जो है वो फिर दीगर सूबों में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का जो है वो रुख किया जाएगा। अब क्योंकि इंतखाबात का वक़्त कम रह गया है, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से अपनी इंतखाबी मुहिम का जो आगाज़ किया जा चुका है। तो इसलिए हुकूमत भी जो है वो अब अवाम के साथ रुजू करने का जो है वो फ़ैसला कर चुकी है, और अवाम के सामने अपनी जो गुज़िश्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको रखा जाएगा, और आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो भी है वो जो है अमूर जो है उनमें भी तेज़ी लाई जाएगी। अच्छा, इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जहाँ पर मौजूदा जो हुकूमत है इलेक्शन की तैयारियाँ भी करती हुई हमें नज़र आ रही है, वहीं पर पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में होता है एन 133 में मैदान खाली छोड़ दिया जाता है PTI की जानिब से। तो आपको लगता नहीं है कि PTI वाकई समझ गई थी कि वहाँ पर जो उम्मीदवार उतारा था, अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं तो मुतबादिल भी मौजूद थे, तो क्यों नहीं उतारा? हिकमत अमली के तहत PTI ने यह किया है, या फिर उनसे कोई गलती होगी है सियासी तौर पर काफ़ी बड़ी? बिल्कुल रज़ा, हुकूमत का जो है वो इस ज़िमनी इंतख़ाबात से भागना, वो उनकी, मैं तो उसको एक नाकामी कहूँगा। देखिए, आप के पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, और आप एक पंजाब का एक एक हलका है कौमी असम्बली का। आप वहाँ पर अपना कैंडिडेट जो है वो अपोज़िशन जमात के कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो उसके मुकाबले में जो नहीं ला सके, तो ये आपकी नाकामी है। पंजाब एक बड़ा अहम सूबा है, सियासी एतबार से भी, इंतज़ामी एतबार से भी। तो यहाँ पर हुकूमत अगर अपना किसी हलके में अपना कैंडिडेट नहीं नामज़द कर सकती, तो ये उनके उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, और इस चीज़ का भी वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत जो है वो खुद जो है वो अब उसको अपने आप पर एतमाद नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कन्फ्यूज़न का शिकार है। तो यहाँ पर उनको इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए था, हुकूमत को अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा करना चाहिए था। हार-जीत देखें वो एक अलग अलग बात है, लेकिन मैदान को खाली छोड़ देना, हुकूमती पार्टी की जानिब से अपना उम्मीदवार नामज़द ना करना किसी इंतखाबी हलके में, तो ये एक एक सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला है। सियासी तौर पर यहाँ पर कैंडिडेट का जो है उसको मैदान में उतारा जाना चाहिए था, चाहे वो हारता या जीतता। ये हुकूमत का एक एक हुकूमत को एक टेस्ट केस के तौर पर इसको लिया जाना चाहिए था। उनको उनको इस चीज़ का वाज़ेह अंदाज़ा हो जाता है इस इलेक्शन के बाद कि पंजाब में उनकी क्या सियासी तौर पर उनकी क्या जो है वो पोज़ीशन है। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि लाहौर का हल्का है, लाहौर शहर का हल्का है ये, और चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद भी लाहौर में ही होते हैं ज़्यादा। तो उनकी कारकर्दगी जो है वो उस पर भी सवालिया निशान है कि यहाँ लाहौर के इतने अहम हलके में, शहर के हलके में अपोज़िशन जमात की एक खातून कैंडिडेट है जो इद्दत में है। मतलब उन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन को जो है वो उस तरह से वो उस हिस्सा भी नहीं ले रही। उनकी जमात और उनकी जो मुकामी क़यादत है वो उनका इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, उनकी कैंपेन चलाएगी। तो इस सूरत-ए-हाल को मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत जो है वो एक अफ़सोसनाक और मायूसकुन सूरत-ए-हाल है कि हुकूमती जमात की जानिब से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया। वहाँ पर जो चीमा साहब थे उनको उनकी उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो
जो रिजेक्ट किए गए और उसके बाद उन्होंने हुकूमत की जानिब से कोई कैंडिडेट नहीं लाया गया। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है और इनको इसका मतलब है हुकूमत जो है वो बदएतमादी का शिकार है। वहाँ पर किसी हुँ। कैंडिडेट का ऐलान ना करना, चीमा साहब के कागज़ात अगर रिजेक्ट हो गए, उनकी मिसेज जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, उनके कागज़ात जो है रिजेक्ट हो गए, तो हुकूमत को इसको अल्टरनेट वहाँ पर कोई कैंडिडेट्स जो है वो तैयार रखना चाहिए था। किसी उम्मीदवार को वहाँ मैदान में उतारना चाहिए था कि ताकि उन हुकूमत को पता चलता कि पंजाब की सतह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत है, वो कायम है या उसमें कमी आई है या उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये हुकूमती मैं इसको एक शिकस्त कहूँगा कि इस उस इलेक्शन से भागना हुकूमत का, ये किसी तौर पर भी सियासी तौर पे भी मुनासिब नहीं और अखलाकी तौर पर भी मुनासिब अच्छा, नहीं। मुझे यहाँ पर यह भी बताइएगा कि हमने एनए 133 के हवाले से बात कर लेते हैं कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मैदान में हमें नज़र भी आ रहे हैं। उस हवाले से हमने देखा कि कुछ वीडियोस भी हैं जहाँ पर वोट की ख़रीदारी के हवाले से बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। मुस्लिम लीग नून ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम तो पहले से ये इलेक्शन जीते हुए हैं और हमारा वोटर पंजाब के अंदर है, तो हमें क्या ज़रूरत थी। ये एक प्लान के तहत पीपल्स पार्टी ने ये कंपेन चलाई है। इन तमाम तर सूरत हाल हमें जो नज़र आई है, आपको लगता नहीं है कि हुकूमत का जो बयानिया है ईवीएम से मुतलिक उसको तक़वियत पहुंची है और ये तभी हुकूमत ये कहती हुई भी नज़र आती है कि चूँकि ये ईवीएम की तरफ नहीं जाते, इसी तरह वोट की ख़रीदारी करते हैं, इसलिए इनको ईवीएम जो है वो सूट नहीं करती। देखिए रज़ा, मैंने पहले भी बात की कि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या जॉइंट अपोजिशन है, जो इलेक्शन करीब आएगा ये लोग अपनी पार्टी, अपने मंशूर को लेकर अवाम से रुजू करेंगे। फिर ये प्लेटफ़ॉर्म जो ये जो गैर फितरी इत्तेहाद है, इसको मैं गैर फितरी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी चंद दिन बाद आप पर ये हकीकत खुल जाएगी कि हर सियासी जमात वो अपने मंशूर लेकर अपने प्लेटफ़ॉर्म से जो है अवामी अदालत में जाएगी। इंतखाबात में कोई सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी। यही हमें लाहौर के इलेक्शन में भी देखने में आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि पार्लियामेंट में जॉइंट अपोजिशन है, मुत्तहदा हम्म। अपोजिशन और एक एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इन तमाम सियासी जमातों के पीपल्स पार्टी के कायदीन भी वहाँ पर बैठते हैं आकर उनके पार्लियामान के हवाले से जो है वो हिकमत अमली जो है वो उस पर मुशावरत की जाती है। लेकिन इंतखाबी सियासत की अगर बात की जाए तो इंतखाबी सियासत में कोई सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी। वहाँ पर वो एक-दूसरे के हरीफ होंगे, एक-दूसरे को जो है वो शिकस्त देने के लिए, उनको इलेक्शन हराने के लिए जो वो हर किस्म का सियासी हरबा आज़माया जाएगा। यही चीज़ हमें लाहौर इलेक्शन में देखने में आई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब इंतखाबात की बात आई या इंतखाबी मैदान में अब जब एक-दूसरे के सामने आएँगे, तो वो हर वो काम करेंगे जिससे जो है वो सियासी तौर पर एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाया जा सके। हम्म। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक-दूसरे पर लाहौर इलेक्शन में वोट खरीदने के इल्ज़ामात लगा रही हैं। कोई वीडियोज़ भी सामने आई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख़्वास्तें भी जमा करवा दी गई हैं और उस पर आज या कल में मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई जो है वो इक़दाम उठाया जाए। तो बहरहाल इंतखाबी सियासत की जब बात आएगी तो हर सियासी जमात जो है वो अपने मंशूर को लेकर अवाम की अदालत में जाएँगे। किसी दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इंतखाबी मैदान में हर सियासी जमात जो है वो अपनी जीत के लिए जो है वो सरगर्म होगी। ये ठीक है कि अपने मंशूर लेकर आवाम के अंदर जाएं और तमाम जो सियासी जो जमातें हैं वो अपने मंशूर के मुताबिक ही इलेक्शन को लड़ें, मगर एक तरफ कुछ सियासी जमातें अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इस पूरे मतलब 3 से 4 सालों के अंदर हमें अखलाकी अक़दार के हवाले से बड़ी हमारी तबलीगात भी करते रहे, तजवीज़ भी करते रहे अपने बयानात की हद तक। लेकिन अगर ऐसी वीडियोज़ बन जाती हैं या फिर मरीम नवाज़ की वो ऑडियो जिनका एतराफ़ उन्होंने ख़ुद भी किया मीडिया से मुतल्लिक भी, तो फिर इनका अपना ही बयानिया कमज़ोर नहीं पड़ जाता। ये फिर कैसे दो बयानी यानी बात कुछ और करते हैं, अमल कुछ और करते हैं। रज़ा, यहाँ हर रोज़ एक नया इशू, हर रोज़ एक नया स्कैंडल, हर रोज़ एक नया स्कैम आता है। पिछली चीज़ें अब सियासतदान भी भूल जाते हैं, इस मुल्क के अवाम भी भूल जाते हैं। आज ये वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, कल को कोई नया स्कैम आ जाएगा और ये चीज़ें पस मंज़र में चली जाएँगी। इसी तरह पनामा आया, फिर पेंडोरा बॉक्स आया। तो ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें जो हैं उनको उनकी अहमियत भी जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर सियासी जमातों की तरजीहात से भी ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए अपोज़िशन का आज जो मौक़िफ़ है, हो सकता है कल वो उनका मौक़िफ़ जो है इसके बरअक्स हो। इसी तरह जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको उनको सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए आज जो चीज़ सूट कर रही है, वो हो सकता है कल देखिए इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर जो बातें करते थे, उन्होंने जो जितनी जो है वो अपोज़िशन उस वक़्त की हुकूमत पर तनकीद की, आज वही तनकीद इमरान खान पर हो रही है।
और क्योंकि इमरान खान हुकूमत में है, तो ये वक्त के साथ चीजें जो है बदलती हैं, तरजीहात बदलती हैं। तो अपोजिशन का मौकफ जो है, अपोजिशन जो है वो देखिए, जब जो हुकूमत बनी तो उस वक्त उसको एक सिलेक्टेड का वर्ड यूज किया गया हुकूमत के खिलाफ, और उसको ना मानने की बातें की गई, असेंबली से इस्तीफों की बातें की गई, असेंबली जो है इजलास में शिरकत ना करने और हलफ ना लेने की बातें की गई। लेकिन वक्त के साथ साथ सब चीजें जो है वो मैनेज होती गई। तो इसी तरह ये चीजें, ये सियासी बयानात और ये जो हिकमत अमली है पॉलिटिक्स में, ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। हालात के साथ साथ जो है वो इन सही। चीजों को अच्छा, मुझे यहाँ पर चलाया ये जाता बताइएगा, है। चूँकि मुल्क भर में जो सुबह जो पंजाब है फैसला कुन समझा जाता है, इलेक्शन से मुतल्लिक भी हमने ये देखा। अब मौजूदा इलेक्शन के अंदर चूँकि टीएलपी अब कलअदम नहीं रही, उसी तरह अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी जो है वो जारी उसारी रखेगी, इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। आप समझते हैं कि पंजाब की सियासत में आइंदा आने वाले इलेक्शन में मज़हब का इस्तेमाल होने जा रहा है? देखिए जी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का जो लाहौर इलेक्शन है, उसमें भी हमें ये खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। खुलकर या सरेआम तो शायद ना करे, लेकिन बहरहाल वहाँ पे टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। बल्कि जो साद रिज़वी साहब हैं, जो उनकी रिहाई के बाद हमने देखा कि वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब के प्रेज़िडेंट भी रहे हैं और सेनेटर हैं आजकल, एजाज़ चौधरी साहब, तो वो उनको बाकायदा मिलने भी गए, वहाँ पर उनको मुबारकबाद देने भी गए। तो बहरहाल लाहौर की सतह पर इस इंतखाब को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो टीएलपी को सपोर्ट करने जा रही है। और पंजाब के अंदर एक जो हमारा बरेलवी मकतबा-ए-फ़िक्र है, क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उसमें उसका जो जो मसलिक है वो बरेलवी मकतबा-ए-फ़िक्र से उनका ताल्लुक है, और एक एक बड़ा वोट बैंक है पंजाब की सतह पर, जो बरेलवी मकतबा-ए-फ़िक्र का है। मुस्लिम लीग नून को जो है इसका वाक़ई नुकसान होगा। टीएलपी जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में जो है वो डेंट डालेगी। क्योंकि इससे कबल अगर बात की जाए तो ये जो बरेलवी मकतबा-ए-फ़िक्र है, इनकी इनकी हमायत जो है वो अक्सर मुस्लिम लीग नून के साथ ही रही है। तो अगर टीएलपी अपने पार्टी की सतह पर जो है वो जो पूरे पंजाब से कैंडिडेट्स को जो है वो नामज़द करती है और आइंदा इंतखाबात में फुल फ्लेज वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो मुस्लिम लीग नून को डेंट डाला जाएगा। और ये टीएलपी को सपोर्ट करना हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद को लेकिन अगर इतना हम मजबूत। देखेंगे, पहले जो टीएलपी का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौर हुकूमत के अंदर हुआ था, उसके दरमियान जो है वो काफ़ी शदीद इख्तलाफात भी थे। मगर अब तो सूरत हाल ऐसी भी है कि हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से हमें ये बताया गया कि इनको भारत फंड करता है। ये ऐसे अनासिर हैं जो लश्कर लेकर रियासत के ऊपर हमला आवर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे बयानात के बाद आपको लगता है कि टीएलपी अपने भी वोटर्स को, अपने भी लोगों को कन्विंस कर सकेगी अगर आइंदा इलेक्शन में वो पीटीआई के साथ मिल जाए? आपको लगता है कि पीटीआई के साथ मिलना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ? देखिए जी, जो वज़रा के बयानात थे टीएलपी के हवाले से, बैरूनी फंडिंग के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान थे। उसका नोटिस लिया जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और जिन जो वज़रा की जानिब से ये बयानात दिए गए। देखिए, बेबुनियाद और बगैर किसी सबूत के आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और उसको आप प्रूफ भी ना करें। मतलब एक महज़ एक किसी अवामी जलसे में खड़े होके, किसी टीवी शो में बैठकर आप किसी की हुब्बुल वतनी जो है उसको मशकूक कर दें, उसको गद्दार कह दें, उसको जासूस कह दें, उसको दुश्मन का आलाकार कह दें, तो ये इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मैं कहता हूँ कि इसका तदारुक होना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए जो है वो इक़दामात होने चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लिया जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से इस चीज़ का। जिन वज़रा ने ये टीएलपी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इनको भारत की जानिब से फंडिंग, या तो कौम के सामने वो सबूत रखे जाते कि टीएलपी को जो है इस चैनल से जो है वो भारत की जानिब मगर से उन जो है वज़रा की फंडिंग जानिब थी। से कहा गया कि ये काबीना का मौक़िफ़ है। काबीना का मौक़िफ़ हो या किसी वज़ीर का मौक़िफ़ हो, तो कौम के सामने हक़ाइक़ तो रखे जाने हुँ। चाहिए ना। आप अगर किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उसको उसको भारत का या किसी भी मुल्क दुश्मन अनासिर उसको इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है, तो उसके सबूत भी दिए जाने चाहिए। अगर भारत से टीएलपी को फंडिंग आ रही थी, तो आपने क्यों मुज़ाकरात किए? आपने तो उनकी तमाम शराइत मानी।
वज़ीर दाखिला हो या आपके दीगर सिक्योरिटी अदारे हों, उनकी जानिब से जो मुज़ाकराती अमल था, उनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो जो मुतालबात थे, उनको तस्लीम किया गया। उनको उनको तस्लीम किया गया, उनकी क़यादत को जो है वो जो नज़रबंद थी उसको रिहा किया गया, उनके कारकुनान पे जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, वो मुकदमात वापस लिए गए। तो मतलब अगर आप एक तरफ उस सियासी मकासद हासिल करने के लिए आप गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप उन्हीं अपने बयानात की तरदीद करते हुए उस जमात के साथ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान रहे हैं, आप उनके स्टेटस को, उनके आईनी और कानूनी स्टेटस को बहाल भी कर रहे हैं, तो ये तो एक एक बड़ी अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। तो ये इन वज़रा के जो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हीं बयानात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मकबूलियत में भी कमी हुई है, अवाम में जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल है, उसमें भी शिद्दत आई है और जो हुकूमती कारकर्दगी है, वो भी बराह रास्त इससे जो है वो मुतासिर हुई है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जब हम ये देखते हैं कि माशी तौर पर भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उस तरह से मुस्तहकम हमें नज़र नहीं आती, भूख व अफलास और बेरोज़गारी का अंसर है वो भी नुमायान हमें नज़र आता है। तो मौजूदा हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, चूँकि आइंदा जो इलेक्शन है वो करीब आते जा रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या, अगर हम बात करें पंजाब के हवाले से मुस्लिम ख़ाफ़ की पॉलिसी आपको क्या लगती है? कोई ऐसा कोई सामने मुतालबा हमारे सामने मज़ीद कोई आ सकता है हुकूमत के लिए जो परेशानी का सबब बन सकता है? बिल्कुल जी, इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत का बोझ नहीं उठाएँगे। आपने गुज़िश्ता दिनों भी देखा इत्तेहादी जमातों के जो कायदीन थे, अरकान थे, उनकी जानिब से बयानात आते रहे कि जी हम हुकूमत का बोझ नहीं उठाएँगे, अगर हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी का बोझ हम पर पड़ेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं उठाएँगे। और इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो वक़्तन-फ़वक़्तन प्राइम मिनिस्टर को कन्वे किए जाते हैं इत्तेहादी जमातों की जानिब क़यादत की जानिब से। अब जो अरकान हैं इत्तेहादी जमातों के वो इस चीज़ का बरमला इज़हार करते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें अब जो अपने हलकों में जाकर उस रद्द-ए-अमल का हमें सामना करना पड़ता है। ये तो बहरहाल एक हकीकत है कि इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके उसके जो अरकान हैं वो भी उसका दिफ़ा करने में नाकाम है, अपने हलकों में जाकर, अवाम के सामने जाकर। आप मुझे बताएँगे, अब बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमतें जो हैं उसको उसमें कितने गुना इज़ाफ़ा हो चुका। हुँ। जो यही वुज़रा थे, यही लोग थे जो अरकान थे, आज आज जो वज़ीर बने हुए हैं, यही बयानात देते थे गुज़िश्ता अदवार में कि पेट्रोल पर हुकूमत जो है वो टैक्सेस की मद में जो है वो अवाम से बेजा जो है वो वसूलियाँ कर रही है और आज उस टैक्स की शरह से भी ज़्यादा जो टैक्स है वो अवाम से जो है वो अच्छा वसूल राना किया साहब, जा रहा है। आखिरी आखिरी मराहिल के ऊपर चूँकि प्रोग्राम दाखिल हो चुका है तो कुछ ही मिनट्स हैं, मैं आपसे आखिरी मौजू के ऊपर बात करना चाहूँगा। हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर फिर से एक एहतजाज की जो फ़ज़ा है वो बनती हुई नज़र आ रही है। इस बार टीचर्स जो हैं वो हमें सड़कों पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तर मामला है कि एक ऐसा कौन सा ऑर्डीनेंस हुकूमत जो है वो निकालने जा रही है जिसके ऊपर जो टीचर्स हैं वो सरापा एहतजाज है? जी, इस्लामाबाद की जो वफाकी तालीमी इदारे हैं, 423 तालीमी इदारे हैं यहाँ पर हुँ। इस्लामाबाद में जो काम कर रहे हैं, उनको वफाकी काबीना में एक आर्डिनेंस लाए जाने की बात की गई है, उसमें मंजूरी भी दी गई है कि उन तालीमी इदारों को जो है वो लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया जाए। क्योंकि अभी जो तालीमी इदारे जो जो उनका जो स्टेटस है वो वफाकी वज़ारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम है। गुज़िश्ता जो दौर हुकूमत था मुस्लिम लीग नून का, उसमें कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीज़न कैड के नाम से एक अलग से वज़ारत बनाई गई थी, जिसके वज़ीर थे तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब और उन उन उस कैड के अंडर जो है ये सब तालीमी इदारे और जो इस्लामाबाद की हेल्थ सेक्टर जो था, इस्लामाबाद की हद तक अगर बात की जाए, तो वो उसके ज़ेर इंतज़ाम था। तो अभी इस हुकूमत ने क्योंकि इस दौर हुकूमत में वो कैड की मिनिस्ट्री जो थी उसको तहलील कर दिया गया था और जो उसके उसके ज़ेर इंतज़ाम जितने इदारे थे, जो तालीम के थे या सेहत के थे या दीगर थे, उनको मुतल्लका जो वज़ारतें हैं, उनके ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया था। तो अब ये हुकूमत जो है वफ़ाकी काबीना के इजलास में जो है इस पर डिस्कशन हुई है कि इनको मतलब यूरोप मॉडल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर मिसाल भी देते हैं यूरोप की। यूरोप में क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर होती हैं ये चीज़ें, सेहत होगी, तालीम होगी और वहाँ का जो मेयर होता है वो बाख्तियार होता है। तो इस हवाले से काबीना की जानिब से ऑर्डिनेंस के हवाले से मंजूरी दी गई है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए और मेयर के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कर दिया जाए। लेकिन देखने की बात ये है रज़ा कि क्या यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो कामयाब होगा?
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो इस्लामाबाद की तारीख में जो गुज़िश्ता जो एमसीआई का जो सेटअप था वो पाकिस्तानी तारीख में पहली बार इस्लामाबाद में जो है वो इंतखाबी जो बलदियाती इंतखाब थे वो हुए और मेयर और एक जो एमसीआई जो है वो उसका क़याम अमल में आया। लेकिन उनके मसाइल ये थे कि वो मेयर जो चेयरमैन्स थे और जो वाइस चेयरमैन्स थे, जो काउंसलर्स थे, वो अपनी तनख्वाहों के लिए रोते रहे। उनको दफ़ातर नहीं इस्लामाबाद में मयस्सर थे। उनको दफ़्तर नहीं दिए गए, उनको तनख्वाहें नहीं दी गई, उनके उनके जो उनके मसाइल थे उन्होंने ठीक है, सीनियर बाद सहाफ़ी राना फरहान असलम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।